आप सभी को मेरा नमस्ते। लॉनामा में मैं सीमा सिंधु आपका स्वागत करती हूँ। बीजेपी की तीसरी पारी की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई। सरकार के आते ही एनटीए द्वारा कंडक्टेड सेंट्रल एग्जाम्स में एक के बाद एक इरेगुलरिटी को लेकर विपक्ष ने सरकार को बराबर घेरा हुआ है। नीट अंडर ग्रेजुएट टेस्ट में कई स्टेट से लीकेज की खबरें आई हैं और अब सीबीआई उसकी जांच कर रही है। इससे रिलेटेड एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल पेंडिंग है। उसके बाद एनटीए ने नीट पोस्ट ग्रेजुएट सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन इरेगुलरिटीज़ को देखते हुए सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को 21 जून 2024 से प्रभावित कर दिया है। तो आज मैं आपको इस एक्ट के बारे में बताऊंगी। ये एक्ट सेंट्रल एग्ज़ाम्स पे अप्लाई होता है। स्टेट्स के अपने अलग लॉज हैं जो कि स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स पे अप्लाई होते हैं। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट पब्लिक एग्ज़ाम्स में इलीगैलिटी और इरेगुलरिटी को रोकना है। इस एक्ट का सेक्शन 3 जो है वो अनफेयर मीन्स को डिफाइन करता है, जो कि काफ़ी इलेबोरेट प्रोविज़न है, जैसे कि चीटिंग, टेम्परिंग विद आंसर शीट, टेम्परिंग विद ओएमआर, डिसरप्शन इन पब्लिक एग्जाम, मिसमैनेजमेंट इन सिटिंग ऑर्डर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। काफ़ी डिटेल में अनफेयर मीन्स को डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ ये सेक्शन ये कहता है कि ना सिर्फ एक्ट पर ओमिशन टू एक्ट इज़ ऑल्सो कल्पेबल, मतलब कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, पैसिव इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो कल्पेबल है। यानी कि आपका अगर आपने ड्यू डिलीजेंस नहीं किया, योर ओमिशन टू एक्ट इज़ ऑल्सो कल्पेबल। साथ ही साथ ये प्रोविज़न ये भी कहता है कि एन एक्ट टू बी डन और एन एक्ट कॉज टू बी डन। कॉज टू बी डन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हीयर। उसका मतलब कि अगर किसी स्टूडेंट कैंडिडेट की इन्वॉल्वमेंट है, अगर क्वेश्चन पेपर को एक्सेस करने में, उसको सोल्व करवाने में, कॉज टू बी डन, तो उसकी भी कल्पेबिलिटी इस सेक्शन में निर्धारित की गई है। सेक्शन 4 कॉन्स्पिरेसी डिफाइन करता है। सेक्शन 4 पब्लिक एग्जामिनेशन में डिसरप्शन है। सेक्शन 6 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो ये कहता है कि अगर किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई इरेगुलरिटी होती है तो सर्विस प्रोवाइडर की ये ड्यूटी है कि वो उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करे। अगर सर्विस प्रोवाइडर रिपोर्ट नहीं करता और किसी सेंट्रल एग्जामिनेशन अथॉरिटी की नॉलेज में ये इरेगुलरिटी आती है तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करे। इससे अब मैं सीधे आती हूँ सेक्शन 8 पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहता है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर किसी इरेगुलरिटी को रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है तो उसकी कल्पेबिलिटी अज्यूम कर ली जाएगी। यानी कि अब जो ऑनस है अपनी इनोसेंस को प्रूव करने का, वो उस अक्यूज्ड पे होगा कि ये जो इरेगुलरिटी हुई है ये उसकी नॉलेज और डिस्पाइट उसकी ड्यू डिलीजेंस के हुई है। तो ये बिल्कुल एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन की तरह है और क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का एक एक्सेप्शन है ये, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अज्यूम कर लिया जाता है उस अक्यूज की लाइबिलिटी को। सेक्शन 9 जो है वो इस एक्ट के प्रोविजंस का नेचर बताता है। सभी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल हैं, यानी कि कोई समझौता नहीं होगा इन सब ऑफेंसेस में। सेक्शन 10 जो है वो पनिशमेंट डिफाइन करता है। अगर कोई व्यक्ति अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व पाया जाता है तो मिनिमम सज़ा 3 साल, मैक्सिमम 5 और अप टू 10 लाख फाइन है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इस तरीके के ऑफेंसेस में इन्वॉल्व पाया जाता है तो मिनिमम सज़ा 3 साल, मैक्सिमम 5 साल और 1 करोड़ तक का फाइन, और साथ ही साथ प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन भी उससे रिकवर की जाएगी और उसको 4 साल तक के लिए कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने से बैन कर दिया जाएगा।
अगर कोई सीनियर अधिकारी जैसे कि डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट का कोई अधिकारी इस तरीके के ऑफेंसेस में इन्वॉल्व पाया जाता है तो मिनिमम सज़ा 3 साल, मैक्सिमम 5 साल और मिनिमम फाइन 1 करोड़ है। सेक्शन 11 जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन करता है, यानी कि अगर इस तरीके के ऑफेंसेस ऑर्गेनाइज्ड रैकेट के तहत होते हैं तो उसमें मिनिमम सज़ा 5 साल, मैक्सिमम 10 साल और मिनिमम फाइन 1 करोड़ है। तो काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न है इस एक्ट में, पर इस एक्ट में कई सारी बड़ी चूक हुई हैं सरकार से। जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट इन्वॉल्व पाया जाता है इस तरीके के ऑफेंसेस में तो केस को डिसाइड करने में काफ़ी टाइम लगता है। उस टाइम ड्यूरेशन जब तक उसका ट्रायल होता है, उस दौरान अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें उस कैंडिडेट को बार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उस पर ये लॉ साइलेंट है। ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं इस एक्ट में। कैंडिडेट को बार करने के बारे में कुछ भी इस एक्ट में नहीं दिया गया है। साथ ही साथ अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो कितने टाइम में उसको दोबारा से करवाया जाएगा, उस पे भी ये एक्ट कम्प्लीटली साइलेंट है। और अगर रीटेस्ट होता है टेस्ट कैंसिल होने के बाद तो उसके जो इकोनॉमिक रेपरकशंस हैं कि उन स्टूडेंट को किस तरीके से कंपनसेट किया जाए, उनकी एग्जामिनेशन फ़ी थी, अकोमोडेशन था, वो सब जो लॉजिस्टिक्स थी उसको किस तरीके से कंपनसेट किया जाए, उस बारे में भी इस एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो ये कुछ बड़ी चूक हैं इस एक्ट में। अब मैं आती हूँ जो मूट पॉइंट है। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार ने इस टेस्ट को सेंट्रलाइज करके बड़ी मिस्टेक की है और ये जो टेस्ट है वो स्टेट लेवल पर ही होना चाहिए। दोबारा से उस सिस्टम को सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ममता बनर्जी ने अभी नरेंद्र मोदी जी को इस बारे में एक लेटर भी लिखा है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है विपक्ष का वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब स्टेट ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे तो उसमें इरेगुलरिटीज़ नहीं होती थी, उसमें भी बहुत कॉमन थी इस तरीके की इरेगुलरिटीज़। आप नौकरियों की भर्ती के एग्ज़ाम्स को ही देख लीजिए, शायद ही कोई ऐसा भर्ती का एग्ज़ाम होता हो जो कैंसिल नहीं होता या जहाँ इस तरीके की इरेगुलरिटीज़ नहीं होती। तो ये कहना कि स्टेट्स का ये कहना कि सेंटर कैपेबल नहीं है या एनटीए कैपेबल नहीं है इतने लार्ज स्केल पे इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, बिल्कुल गलत है। और विपक्ष का और क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि इस टेस्ट को सेंट्रलाइज करने के पीछे पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कोचिंग थी, यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को बेनिफिट करना सरकार का मकसद था, क्योंकि इससे फिर एग्ज़ाम का एक पैटर्न हो जाता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बहुत इजी हो जाता है एक एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो करना और हर स्टेट में फिर अपनी ब्रांचेस को सेटअप करना। मुझे लगता है ये बहुत इररेलेवेंट पॉइंट है। जब भी कोई भी सिस्टम होता है या कोई भी इस तरीके से कोई भी एग्ज़ाम होता है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्रॉफिट होता है, बट वो प्रॉफिट जो है वो किसी की कॉस्ट पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हमें देखने वाली बात है। अगर हम इस टेस्ट को फुल प्रूफ बना दें, अगर इस तरीके की इरेगुलरिटीज़ नहीं हो तो मुझे लगता है कि किसको प्रॉफिट हो रहा है किसको नहीं हो रहा वो इररेलेवेंट है, बिकॉज स्टेट लेवल पे भी जब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट थ्राइव कर रहे थे तो वहाँ पे भी बेनिफिट तो उनको वहाँ पे भी हो रहा था। तो जो मूट पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि इस टेस्ट को किस तरीके से फुल प्रूफ बनाया जाए। तो मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसा नहीं है कि सेंटर फुल प्रूफ तरीके से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवा सकता। यूपीएससी एक बहुत अच्छा उदाहरण है, बड़े ही फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में वो एग्ज़ाम होता है और इतने ही लार्ज स्केल पे होता है। जीई दूसरा उदाहरण है। तो ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन ये है कि स्टेट फिर से कंडक्ट करें। इनफैक्ट स्टेट लेवल पे इस तरीके के एग्ज़ाम्स में और ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हो रही थी।
जो दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि विपक्ष का ये भी कहना है कि ये जो सेंट्रलाइजेशन हुआ है वो उसी तरीके से हुआ है पॉलिटिशियन और एजुकेटर के नेक्सस को बेनिफिट करने के लिए, जैसा कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को लेकर हुआ था। तो मेरा कहना ये है कि जब सरकारी संसाधन इतने लिमिटेड होते हैं कि सरकारी कॉलेज और स्कूल इतने कम थे सभी स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए, तो प्राइवेटाइजेशन एक कंपल्शन बन जाता है। और ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे बिल्कुल मिसप्लेस्ड है। मेरा जो अपना ओपिनियन है वो ये है कि एनटीए इसको एक फूल प्रूफ तरीके से करवाए, जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जी का होता है, और वो बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे पास ऑलरेडी उसके सक्सेस मॉडल हैं हमारे सामने। जो दूसरा मेरा पॉइंट है वो ये है कि जब भी किसी सिस्टम पे डिमांड एंड सप्लाई का प्रेशर होता है तो इस तरीके के इकोसिस्टम, इरेगुलरिटी के इकोसिस्टम डेवलप होते ही हैं। तो एग्ज़ाम को फुल प्रूफ बनाने के साथ साथ सरकार को अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा क्रिएट करनी पड़ेंगी, ताकि जो एग्ज़ामिनीज़ हैं उनके स्टेक इसमें बहुत हाई नहीं हो और इस तरीके की इरेगुलरिटीज़ के चांसेस फिर अपने आप उसमें कम हो जाते हैं। कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई का जो इशू है वो इससे बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है। और जो मैंने 3-4 ग्रे एरियाज़ बताए थे कि कैंडिडेट्स को किस तरीके से कंपेंसेट करना है, या कैंडिडेट्स को बार करना है, या कितने टाइमलाइन में वो टेस्ट दोबारा करना है, सरकार को उसके विषय में भी इसमें रूल बनाने चाहिए बिकॉज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है जो कि इस एक्ट में सरकार से कहीं ना कहीं मिस हो गए। उनको इमीडिएटली सरकार को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। आई होप आपको मेरा प्रोग्राम बड़ा इंफॉर्मेटिव लगा और पसंद आया। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।